अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और हमेशा की तरह जी आप है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले बात करेंगे रमज़ान की। जी तमाम ही लोगों को जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जितने भी मुस्लिम्स हैं पूरी दुनिया के, उन तमाम लोगों को ही रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्विटर पे जो है, एक्स पे और सोशल मीडिया पर मुबारकबाद दी है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी जो है वो यानी कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से तमाम ही मुसलमानों को रमजान के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। बहुत अच्छा मैसेज भी उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लिखा है। और यकीनन हम दुआ करते हैं कि इस साल ये रमजान सबके लिए बहुत अच्छा साबित हो। सब लोग जिनकी आपस में किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा टेंशन है वो भी खत्म हो जाए, और खास तौर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी संभल जाए। हमारे भी कई जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ जो हमारा एक टेंशन बनी हुई है वो टेंशन ना रहे, और साथ ही साथ जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जाए, उसके लिए हम यकीनन दुआ करेंगे। और आज पहला रोजा था। मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और उसके बाद मैं इंतजार कर रही थी कि कब रोजा इफ्तार होगा, और उसके बाद मैं खा पी के पकौड़े छकौड़े खाकर फिर आपसे बात करूंगी। तो जी हाँ, आज पहला रोजा था, और पहले रोजे के साथ ही आपको पता है कि पकौड़े मुझे कितने पसंद है। तो जी हाँ, बिल्कुल बेसन के पकौड़े कैसे बनाते हैं ये मैं आपको लास्ट ईयर भी बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत से लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको वो रेसिपी फिर किसी दिन बताऊंगी, वरना लोग कहेंगे कि आते के साथ ही जो है वो ना न्यूज बता रही है ना कुछ कह रही है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है और इसको अपने पकौड़ों की पड़ी है। लेकिन खैर, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, इन दोनों के बीच में भी जिस किस्म का लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस तरह से बात हुई, उसके बाद ज्यादातर लोग जो है वो ट्रंप की यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट जेलेंस्की की वो कह रहे हैं कि जी ये वैसे ही अकड़े रहते हैं, इनके पल्ले कुछ है नहीं। मतलब ना तो इनके पास पैसा है और ना इनके पास हथियार है, लेकिन ये चाहते हैं कि जंग लड़ते रहे। हो सकता है हमसे सीख रहे हो, हम भी तो जज्बे से लड़ते हैं ना। हमारे भी तो कहा जाता है कि जी हमें सिर्फ जज्बा चाहिए और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। और बात है कि हमें हथियार भी हम लेते रहते हैं, मिसाइल भी हम बनाते रहते हैं, और बार बार पैसा भी मांगते रहते हैं, और अमेरिका से ही पैसा लेते हैं। तो जी जेलेंस्की जो है उन्हें भी लगता है कि हमारी हवा लग गई, और उन्होंने जाकर भी जी जितना पैसा था वो जाहिर है कि अमेरिका से लिया। और उससे पहले जो बाइडेन साहब जो थे, जी हाँ, जो बाइडेन जो पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो खैर जेलेंस्की को बहुत पैसा वैसा दे के रखा। और जहां तक बताया जा रहा है बड़ी लंबी चौड़ी रकम बताई जा रही है, $300 बिलियन इस तरह से करके कुछ बताया जा रहा है। इतना पैसा तो हमने कभी देखा नहीं, पता नहीं कैसा होता होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब आगे है जी डोनाल्ड ट्रंप, और इस वजह से जो बाइडेन साहब ने जितने लोगों को आसरा दे के रखा था वो सब एक एक करके टपकते जा रहे हैं। मतलब टपकने से वो वाला नहीं टपकना मैं बोल रही, मेरा मतलब एक एक करके हटते जा रहे हैं, और उनकी आंखें खुलती जा रही हैं। पता ये लग रहा है कि जी अमेरिका ने अब मना कर दिया है कि मजीद पैसा नहीं देंगे, जंग को रोकना होगा। ये तो खैर कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उनको अच्छे से समझा भी दिया, और उसके बाद वो नाराज होकर चले भी गए। यानी कि जेलेंस्की जो है वो व्हाइट हाउस से काफी नाराज होकर निकले हैं, और कहा यही जा रहा है कि उसके बाद खैर वो इंग्लैंड पहुंचे, और इंग्लैंड के जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने दिया, उन्होंने उनको बड़ी जादू की झप्पी दी, वो भी आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त यहाँ पर क्या डबल पॉलिसी खेल रहा है। इसलिए कि जेलेंस्की को तो चले अच्छा किया कि उन्होंने कहा कि जी जंग नहीं होनी चाहिए, जंग को बंद हो जाना चाहिए, हम वॉर की इजाजत नहीं देंगे, वॉर के लिए पैसा नहीं देंगे, वगैरह वगैरह जो बातें उन्होंने की। इसी तरीके से ये तो आप जानते ही हैं कि पहले अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी उन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि जो असला हम छोड़ कर गए हैं वो असला वापस करो। अरे यार, पहले आप वेपन्स छोड़ के चले गए, अब आप उनसे कह रहे वापस करो। कितना तो उन्होंने हमारे ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं, वो तो वैसे ही खत्म हो गया उनके पास। लेकिन बहरहाल जो बचा कुचा रह गया, अगर आप ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा, कम से कम पाकिस्तान की तो जान बचेगी। वरना आपको पता ही है तालिबान का और खासतौर पर टीटीपी का कि वो ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, मतलब ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, और सीधा आके हमारे पर अटैक शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों को रोकने का तरीका तो यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि उनका असला वापस मिल जाए, तो जितने वेपन्स आप लोग यहाँ छोड़ के भाग गए वो प्लीज आप अफगानिस्तान से ले लें। लेकिन खैर हम बात अफगानिस्तान की नहीं कर रहे थे, तो आप लोग बोलते बहुत है, और इसी वजह से मैं कहीं की कहीं निकल जाती हूँ। तो बात में ये कह रही थी कि हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब की और जेलेंस्की साहब की। लेकिन खैर बात हम ये भी कर रहे थे
کہ امریکہ جو ہے وہ بھی جی ڈبل گیم کھیلتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ پہلے یہاں پر اسلحہ چھوڑ کے چلا گیا اور اب کہہ رہے کہ اسلحہ واپس دے دو, مطلب عجیب تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح سے ایک طرف جو ہے وہ کہا جا رہا ہے, پریزیڈنٹ زیلنسکی کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ جنگ کو بند کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ رشیا سے بھی بات کی جا رہی ہے اور رشیا کی وار جو ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر اسرائیل کو جو ہے ایک بار پھر کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیار خریدنے کے لیے یا ویپنز خریدنے کے لیے تقریباً $12 بلین جو ہے وہ امریکہ دے گا. اس میں سے $4 بلین کے اوپر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے سائن بھی کر دیے ہیں. جی ہاں, اور کہا یہی گیا ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ $12 بلین کا ہے اور اس میں سے $4 بلین جو ہے وہ آلریڈی اسرائیل کو دے دیے گئے. یعنی اسرائیل کی جنگ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ رشیا اور یوکرائن کی جو وار ہے اس کو روکنے میں ٹرمپ نہ صرف یہ کہ انٹرسٹڈ دکھائی دے رہے ہیں بلکہ کافی ناراض بھی دکھائی دیے. اور ٹھیک ہے, چھوٹی کنٹری ہے یورپ کی, آپ مان لیتے ہیں یوکرائن کو, لیکن پھر بھی آپ کے گھر مہمان آئے تھے, ایسے تھوڑی کہ آپ مہمان کو چائے پیتے پیتے اس کو کہیں چلو نکلو ادھر سے. تو وہی کچھ انہوں نے کیا, اور اب کہا یہی جا رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ کر کے ہو سکتا ہے کہ زیلنسکی کو بھی احساس ہو جائے اور وہ اکڑنا بند کر دیں کہ جی بہت پیسہ آپ نے گھسیٹ لیا, بہت پیسہ آپ نے لے لیا جنگ ونگ کرنے کے لیے, لیکن اب بات یہ ہے کہ اب بہت ہو گئی اور اب امریکہ آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. تو کم از کم ایک وار تو رکے تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے پائیں. یہ اور بات ہے کہ دوسری طرف اسرائیل جو ہے اس کو ابھی بھی پیسہ دیا جا رہا ہے, اس کے اوپر خیر ہم پھر کبھی بات کریں گے, جیسے جیسے ہمیں اپڈیٹس آئیں گی تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن بات ہم اگر کریں ہندوستان پاکستان کی, تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ زید حامد صاحب, جی ہاں زید حامد صاحب کو کون نہیں جانتا, اور اگر کوئی نہیں جانتا تو پلیز گوگل کر لیجئے, مجھ سے نہ پوچھیے گا اس لیے کہ میں ان کا پورا پروفائل آپ کو نہیں بتا پاؤں گی. تو جی بالکل زید حامد صاحب کی ایک بار پھر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں, اور نہ صرف یہ کہ غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں, مطلب پاکستان بننے سے پہلے بھی اور کافی سالوں پہلے سے جو چلتی چلی آ رہی ہیں کئی سو سال سے, وہ سب کی سب غزوہ ہند تھی. اور نہ صرف وہ غزوہ ہند تھی بلکہ اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو آخری والی جنگ ہوگی غزوہ ہند کی, یہ کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اور اس میں ہوگا یہ کہ اس میں مودی جی ہوں, چاہے امت شاہ جی ہوں, چاہے اجے دوول صاحب ہوں, ان سب کو جو ہے ان کا کہنا یہ ہے زید حامد صاحب کا کہ ان سب کو جو ہے وہ ہم پکڑ کر مسلمان لے آئیں گے اور اس کے بعد نہ جانے ان کے ساتھ کیا کریں گے. لیکن خیر ان کی بات پہلے سن لیتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں. سے فرمایا تھا, جس کے بعد مسلمان فوجیں ہند کے حکمرانوں کو, مودی کو, یوگی کو, ڈوول کو, اجیت کمار کو اور ان ساروں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گی, اور پھر یہاں سے یہ فوجیں پلٹیں گی تو گہرے سبز رنگ کے پرچموں کے ساتھ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا, یہ پہنچیں گی شام اور وہاں پہ دجال کو قتل کریں گی. دیکھیں یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ زید حامد صاحب ہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کیا کہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے, بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس قسم کے میسیجز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں, اور اس پہ یقیناً چاہے وہ یوگی جی ہوں, میرے خیال ہے وہ بھی ہنس رہے ہوں گے, اور اگر امت شاہ جی ہوں میرے خیال ہے مودی جی بھی ہنسی رہے ہوں گے, اور باقی لوگ بھی جس کا بھی انہوں نے نام لیا اجے دوول صاحب کا اور سب کا, تو میرے خیال ہے وہ سب لوگ ہنسی رہے ہوں گے. اس لیے کہ جس قسم کی بیوقوفی کی باتیں زید حامد صاحب کرتے ہیں, مطلب ان کو دیکھ کر تو مجھے حیرت ہی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ابھی تک دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور ہم ابھی تک غزوہ ہند میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم ابھی تک یہی بات کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے ان میں کچھ انڈین پولیٹیشنز کے نام بھی اب تو ایڈ کرنے شروع کر دیے ہیں. اور زید حامد صاحب جو ہیں ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں, اس قسم کے ان کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں, یا ان کے جو یوٹیوب چینل کے اوپر یا ٹی وی چینل کے اوپر کہیں بھی جا کر جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو بہت سنی جاتی ہیں, بہت دیکھی جاتی ہیں, لوگ بڑا شیئر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنا سر بھی پیٹ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جہالت کی آخری سٹیج پر مجھے لگتا ہے پہنچ گئے. کیونکہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایسی باتیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کسی کا بھی اگر دماغ تھوڑا سا بھی کام کرتا ہوگا تو وہ ان باتوں کو سپورٹ کرے گا. لیکن اس کے اوپر مودی جی کیا بولے؟ کتنے شاندار وچار رکھتے ہیں جی ہاں, اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمیشہ اس طرح کی بات کے اوپر مودی جی کچھ اسی قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں, لیکن بات ساری یہ ہے کہ جی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ایک طرف تو ہمارا حال اتنا خراب ہے کہ ہم اکانومی کے لیے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں کہ کوئی آ جائے, کوئی انویسٹمنٹ کر دے, کوئی آ جائے, کوئی لون دے دے, اور دوسری طرف
जहां पर हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया जो है वो भारत के साथ बात करना चाह रही है, भारत के साथ मिलना चाह रही है, और हमारे यहाँ से बैठकर ज़ैद हामिद साहब जैसे लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हमने ग़ज़वा हिंद करनी है, और ना सिर्फ ये कि ग़ज़वा हिंद करनी है बल्कि इंडियन पॉलिटिशियंस जो है उनको पकड़ के लाना है और उनको घसीट के लाना है और बता दें क्या क्या करना है। इस किस्म की बातें भी की जा रही है। मतलब आप एक तरफ कहते हैं कि ट्रेड करनी है, आप एक तरफ बात करते हैं हमने ट्रेड करनी है। अगर आपने ट्रेड करनी है और उसके साथ साथ आपने इस किस्म की हरकतें भी करनी है तो मुझे बताइए भला फिर कौन पाकिस्तान से बात करेगा। लेकिन नहीं, हमारे लोगों को वैसे तो बड़ा बोला जाता है कि जी अगर आपने कुछ कह दिया एस्टैब्लिशमेंट को तो जी आपको घर से उठा के ले जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जो लोग इतनी नफरतें फैला रहे हैं, जितना जहर बोल रहे हैं, उनके लिए कोई बात नहीं है, उनके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। लेकिन हाँ, बाकी सबके लिए जरूर है कि सोशल मीडिया डाउन कर दो जी, इसको बात ना करने दो, टीवी चैनल पे ना आने दो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, यहाँ पर मैं ये भी जरूर मेंशन करती चलूं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त ये हैं कि बार बार जो है वो लोगों को ये बताया जा रहा है कि जी आप जो है ना वो मुल्क के साथ खड़े हैं। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो सब कुछ पॉजिटिव बात कीजिए, वरना नहीं। आज ही हमने देखा कि बलूचिस्तान की एक वीडियो मैंने शेयर भी की है अपने ट्विटर के ऊपर कि वो लोग बैठे थे मिसिंग पर्संस के इशू के लिए, कुछ लेडीज थी जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी और उनको जिस तरीके से पुलिस ने आकर उठाया है और जैसे उनको अरेस्ट करके ले गई है उसके ऊपर सभी लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती। यानी कि आज पहला रोजा था और पहले रोजे के दिन ही जो है आपने जिस तरह से बलूचिस्तान में जाकर उन लेडीज को अरेस्ट किया है जो कि मिसिंग पर्संस का इशू लेकर बैठी थी, जिनके घर के लोग गायब हैं, और आपको यानी कि एस्टैब्लिशमेंट को यानी कि गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती कि बजाय उनकी मदद करने के, जो कि हमारी ही एजेंसी के लोग ले गए हैं, कोई बाहर से आके नहीं उनको उठा के ले गया, उनको बजाय आसरा देने के, बजाय उनकी मदद करने के, उनके ऊपर जो है जिस तरीके से टॉर्चर करके उनको ले जाया जा रहा था, वो सभी ने, चाहे वो ईमान मजारी हो चाहे वो दूसरे जर्नलिस्ट हो, हमारे सभी ने उसके ऊपर आवाज उठाई है, सभी ने उसका ट्वीट को रीट्वीट करके कमेंट किए और सभी कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने एरिया में रहते हुए जो जहां भी है मतलब वहां से जो है वो लोगों की मदद कर सके। तो बलूचिस्तान का हाल तो ये हो रहा है, बलूचिस्तान में मुसलसल जो है आप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, वहां पे मिसिंग पर्संस का इशू बहुत ज्यादा है। लेकिन आप कहते हैं सब सही है जी, सब चंगा है, कोई घबराने की बात नहीं है। और तरह तरह के आपके अपने जो रखे हुए या आपके अपने ही पॉइंट किए हुए जो मिनिस्टर्स और बाकी लोग हैं उनको लाके टीवी पे बताया जाता है कि बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि बलूचिस्तान में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। और अगर हम आ जाएं केपीके की तरफ, केपीके का भी यही हाल है। केपीके में भी जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, केपीके में भी एक हंगामा है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एक तरफ से टीवी चैनल्स को यही इंस्ट्रक्शंस है कि बताइए कि सब भला चंगा है। और यहाँ इस्लामाबाद में जो है वो कभी कोई किसी कंट्री से आ रहा है, कभी कोई यूएई से आ रहा है, तो कोई कतर से आ रहा है, तो कोई कुवैत से आ रहा है, और इसी तरह के विजिट्स जो है वो चल रहे हैं। एमओयू साइन किए जा रहे हैं चाइना के साथ भी और बाकी सबके साथ भी। यानी कि ऐसा लगता है कि इन लोगों को केपीके और बलूचिस्तान दिखाई ही नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ ये भी देखने में आया कि पाकिस्तान के जो बड़े लोग हैं यानी कि जो भाई लोग के बड़े लोग हैं उनका रवैया कुछ ऐसा है कि जिसे ऐसा महसूस होता है कि ये चाह रहे हैं कि कश्मीर में यानी कि जम्मू कश्मीर, भारत के पास इस वक्त जो जम्मू कश्मीर है उसमें लगता है कि ये फिर बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, यानी कश्मीर 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 करना इन्होंने दोबारा से शुरू किया है। उससे लगता तो यही है कि ये दोबारा से 1990 का कश्मीर या 1990 के हालात और सिचुएशन को दोबारा से रिपीट करना चाह रहे हैं। जी हाँ, मैंने बिल्कुल यही कहा जो आपने सुना। मैंने कहा कि ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे 1990 में जो कुछ चला था, आप लोग गूगल कर लीजिए आपको पता चल जाएगा क्या चला था। और जाहिर है कि मैं और मेरे बहुत से साथियों ने भी यकीनन उधर से ही इंफॉर्मेशन ली होगी कि 1990 में जिस तरह से कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है उसमें जिस तरह से लोग यहाँ से नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर्स और जो कुछ हो रहा था, तो शायद ये इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं, जो इस वक्त पॉलिसीज बना रहे हैं या जो इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है, उनकी बहुत उनकी विश है कि शायद वो 1990 का जमाना जो है वो एक बार फिर रिपीट हो जाए। उससे होगा क्या? होगा ये कि जी बलूचिस्तान से भी अटेंशन डाइवर्ट करवा देंगे, उसके साथ साथ ये अटेंशन डाइवर्ट करवा देंगे केपीके से भी,
चाइना को भी कुछ टाइम के लिए ये अपने घेरे में ले लेंगे और कहेंगे देखो जी हमारे यहाँ तो ये तमाम गड़बड़ चल रही है, तो फिर हमारा सी पैक जो है आपका, उसके पैसे जो आपने हमें दिए थे, जो आपने डॉलर दिए थे, जो आपने फंड हमें दिए थे, उसके बारे में अभी ना पूछो, इसलिए कि अभी तो हम खुद बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, इसलिए कि भारत जो है वो हमें खा जाएगा। अब ये भारत जो खा जाएगा वाला चूरा नहीं, हमारे यहाँ अब बिकना बंद हो गया है। लेकिन बड़ी अच्छी मुझे एक साहब ने एक बात कही, मेरी एक साहब से बात हुई कुछ दिन पहले, तो मैंने उनसे कहा कि सर अगर जो पैसा भारत के पास है, जो पावर इस वक्त भारत के पास है, जितना सपोर्ट भारत को, मैं ये हरगिज किसी को प्लीज करने के लिए या उसके लिए बात नहीं कर रही हूँ, एक फैक्ट बता रही हूँ कि अगर इतना पैसा पाकिस्तान के पास होता जो भारत के पास है, अगर इतना फेवर और इतनी सपोर्ट जो सारी दुनिया से भारत को मिलती है वो पाकिस्तान को मिली होती, तो क्या पाकिस्तान भी भारत की तरह ऐसे ही करता जैसे भारत करता है कि पाकिस्तान को एक इग्नोर मारा और उसके बाद अपने कामों में लग गए, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं तो कभी कोई बिजनेस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करा रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर इतना पैसा और इतनी पावर और इतनी इंपॉर्टेंस अगर पाकिस्तान के पास होती और भारत का वो हाल होता जो पाकिस्तान का है, कहते तो हम उन्हें डेफिनेटली खा गए होते। उन्होंने तो हमें नहीं खाया, लेकिन हमारे अंदर इतनी नफरतें भरी हुई है, इतनी नफरतें, इतना जहर भरा हुआ है हम पाकिस्तानियों के अंदर कि अगर हमारे पास ये पावर होती तो डेफिनेटली हम अभी तक भारत को खा पी के और हजम भी कर चुके होते, बल्कि हो सकता है हमने डिकार भी ना मारी होती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये इसको आप कह लीजिए कि ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे की पोजीशन पे नहीं है, यानी कि भारत वाली सिचुएशन हमारी और हमारी वाली भारत की नहीं है, वरना डेफिनेटली हमारे पास हम इतना पेशेंस नहीं रखते, हम इतनी टॉलरेंस नहीं रखते, हम इतने कह लीजिए कि ठंडे दिमाग के, और हम ऐसे लोग नहीं है कि हम इन तमाम चीजों को देखते और हम अपनी ताकत शो ना करते, जो कि भारत नहीं करता। भारत बहुत कुछ कर सकता है, भारत एक बड़ी कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान को तो मैं कह कहकर मेरे और मेरे जैसे बहुत से लोगों के गले बैठ गए कि जी भारत के साथ दोस्ती कीजिए, भारत के साथ ऐसे काम मत कीजिए जिससे कि आपका पड़ोसी और चिढ़ जाए। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, हमने अफगानिस्तान को भी चिढ़ा कर रखा हुआ है, हमने ईरान को भी नाराज करके रखा हुआ है, हमारे साथ तो चाइना भी कोई खास खुश अब दिखाई नहीं देता। एक ले देकर अब हमें बांग्लादेश मिला है जो कि अपने ही चक्करों में जो है वो फंसा हुआ है, और हम जाकर वहां पे कभी डायरेक्ट फ्लाइट कर रहे हैं, तो कभी ट्रेड खोल रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं वीजा सर्विस आसान कर दी है, और कभी कुछ सुना रहे हैं उनको। लेकिन असल बात जो है वो यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। आप चाहे सोशल मीडिया डाउन कर दें, चाहे आप इंटरनेट स्लो कर दें, चाहे आप कुछ कर दें, सबको पता है कि हमारी बैंड बची हुई है। और अब इस वक्त गवर्नमेंट की यानी कि बैंड बची हुई है एक तरह से, और चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, गवर्नमेंट बिठाते हैं, या फिर गवर्नमेंट के को काम करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप किसी का भी नाम लीजिए, तो इस वक्त उन तमाम लोगों की एक तरह से बैंड बजी हुई। अगर ऐसा ना होता तो ये जो घबरा कर बात की जाती है और कहा जाता है कि जी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं भाई लोग, और कभी कॉलेज में पहुंच जाते हैं भाई लोग, और वहां जाके यूथ से और स्टूडेंट से बात की जाती है कि जी आप लोग जो हैं, आप लोग अगर हमारे साथ खड़े रहेंगे तो बस पाकिस्तान का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या मतलब है आपका? आप क्या कहते हैं ना कि इज्जत कमाई जाती है, इज्जत छीनी नहीं जाती, ना ही जबरदस्ती करवाई जाती है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आप अपने काम ऐसे कीजिए ना कि जिससे आपका यूथ जो है, आपकी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करें, वो आपको माने, वो कहें कि हाँ हम मजबूत हैं, हाँ हम सेफ हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारी फौज है, क्योंकि हमारे साथ हमारी एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, लोग उससे उल्टा बोल रहे हैं। और अगर आप जाकर वहां पे दुहाइयां देंगे कि जी यूथ को साथ खड़ा होना चाहिए और इससे पाकिस्तान मजबूत होगा, नहीं, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए आप जरूर यूथ को कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कमजोर किसने किया है, ये भी बात करने वाली है, और ये भी बात सोचने वाली है, और ये भी बात सच बताने वाली है, जो आपको यूथ को बताना होगा कि पाकिस्तान को कमजोर करने में आप तमाम लोगों का हाथ है, चाहे वो एजेंसी हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो हमारे टेक्नोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हो, हमारी गवर्नमेंट्स हो, इन तमाम, इवन हमारा मीडिया इतना डरा हुआ, इतना सहमा हुआ मीडिया है कि उसको जब जो इंस्ट्रक्शन मिल जाती हैं वो सिर्फ उसी के ऊपर काम करता है। हमारे मीडिया की हिम्मत नहीं है
کہ وہ بلوچستان کے حالات کو دکھا سکے. ہماری میڈیا کی ہمت نہیں ہے کہ وہ KPK میں ہونے والے ظلم دکھا سکے, یا پھر وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت آزاد کشمیر میں, جس طریقے سے پروٹیسٹ چل رہے ہیں ان کو دکھا سکے, یا جن لوگوں کے اوپر یہاں پر پرابلمز ہیں انہیں دکھا سکے. ہمارا میڈیا سارا دن واہ 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 پروڈکشن بنا رہتا ہے اور ہر وقت اسی قسم کی نیوز دکھاتا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی, اور یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جی یہ دیکھیے جی, اور یوکرائن کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیسے بات کی, اور ہمارے ساتھ وہ ایسے بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے پاس جی نیوکلیئر ویپنز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جی اس لیے بھی کہ ہماری فوج بہت مضبوط ہے. بالکل بالکل, اور یہ بات سن کر یقین ہے مجھے کہ ہماری یوتھ کو یقین آ گیا ہوگا, اس لیے کہ سبھی نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا جب جہاں دل کرتا ہے ہمارے کان کے نیچے دو جما دیتا ہے, اور اس کے بعد باقی لوگ ہمارے یہاں کتنے اسٹرانگ ہیں, زبردستی کے اسٹرانگ ہے. مطلب یہ کہ بتایا جاتا ہے, بار بار بتانا پڑتا ہے, ورنہ اگر کسی کو اگر کوئی اسٹرانگ ہو اور کوئی کہہ لیجیے کہ بولڈ ہو یا کوئی کانفیڈنٹ ہو تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو اس کی بات سے, اس کی حرکتوں سے, اس کے ایکشن سے, اس کی ہر چیز سے خود پتہ لگ جاتا ہے. یہ تو کمزور لوگ کرتے ہیں کہ وہ بار بار بتاتے ہیں کہ میں بہت مضبوط ہوں. ایسا بتانے کے لیے میرے خیال ہے کہنا نہیں پڑتا ہے, ایسا تو لوگ خود محسوس کر لیتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں یا نہیں ہیں. لیکن بہرحال پاکستان میں کیونکہ ہمیں چورن کھلانے کی عادت ہے پہلے سے, جب سے 1947 سے ہم چورن کھلاتے آئے ہیں اور ابھی تک وہی کھلا رہے ہیں. لیکن اب زمانہ تھوڑا بدل گیا ہے, اب آ گیا ہے سوشل میڈیا کا دور, تو اس لیے اب لوگ اس طرف نہیں جا رہے. لیکن ہاں زید حامد صاحب جیسے لوگ آج بھی غزوہ ہند میں رہ رہے ہیں اور میرے خیال ہے ہمیشہ اسی میں جیتے رہیں گے. یہ اور بات ہے کہ غزوہ ہند کرنے کی نہ تو ان میں ہمت ہے اور نہ ان کی جرت ہے, اور مطلب ہمت جرت ایک ہی ہوتا ہے میرے خیال ہے, کیا بکواس ہے کہ سوری کیا بولا میں نے, لیکن ہاں ہمت ہے, نہ ہمت ہے غزوہ ہند کرنے کی اور نہ ہی یہ کرنے والے ہیں. لیکن ہاں باتیں کرا لو ان سے, مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ہر وقت یہ دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اب یہ توبہ اللہ کر کے اور کوشش کریں کہ بھائی میں نے جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے یا پاکستان نے جو ہے وہ بھارت کے 60 ٹرمز ٹھیک کرنے, ایک آدھ حافظ سعید وغیرہ ان کو پکڑا دیجئے, مسئلہ ختم کیجئے. لیکن نہیں, ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ایسا کرنے سے تو ان کی ناک کٹ جائے گی نا. اس لیے اب انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, بھارت کے ساتھ پنگا چلتا رہے, اس لیے کہ ان کی جو دکانیں ہیں, ان کی جو بزنسز ہیں وہ بھی تو اسی وجہ سے چل رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جھگڑا ہے. اگر بھارت سے جھگڑا ختم ہو گیا تو آپ کو پتہ یہ سب جگہ پہ تالے لگ جائیں گے. خیر یہاں سے میں چلتی ہوں اور بہت جلد آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور پھر ملتے ہیں. تھینک یو.